हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप लोग जानोगे हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि मैंने मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रखा है, तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में आप लोग जानोगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वो दिल्ली सल्तनत में वंश जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आते हैं और उनके कार्यकाल कितना है। तो इस वीडियो में आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हर एक पॉइंट डाला गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहो। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पूछा जाता है, वंश और कार्यकाल। तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका कार्यकाल 1206 से 1526 तक। अब इसमें क्या क्या आएंगे वो सारी चीज़ बताएंगे। इसके साथ साथ ही आपको मध्यकालीन भारत जैसा कि स्टार्ट हो चुका है, तो मध्यकालीन भारत में आप लोगों ने जाना कि अरब पर सिंधु का आक्रमण। इसके साथ साथ आपने उसमें बताया मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो ये सारे वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में दिल्ली सल्तनत, तो इसमें कितने वंश आते हैं जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता रखा है कि तो ट्रिक से याद करो, जैसे भी याद करो लेकिन करो। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको 5 वंश जानने को मिलेगा। पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक देखने को मिलेगा, तो जैसा कि दिल्ली सल्तनत आपको पता है 1206 से 1526। तो 1206 से 1500 सॉरी 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का कार्यकाल। गुलाम वंश में आपको पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा, तो मोहम्मद गौरी, जैसा कि आप लोग को बता दिया था, मोहम्मद गौरी ने अपने गुलामों को सब चीज़ सौंप कर गजनी जा रहे थे जहाँ पे उनकी हत्या कर दिया गया। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले गुलाम वंश में आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हर एक वंश को मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक करके आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले गुलाम वंश में आपको इम्पोर्टेंट क्या रहेगा जानने के लिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसके बेटे के बारे में थोड़ा सा जानने को मिलेगा, आराम साथ, लेकिन वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से ज़्यादा आओगे आगे तो इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगी। इल्तुतमिश के बाद इनकी पुत्री रजिया, रजिया बेगम के बारे में। रजिया बेगम के बाद आपको जानने को मिलेगा बलबन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गुलाम वंश में इतना का ही पढ़ना है, पढ़ना तो आपको है। क्या क्या पढ़ना है, मामलुक, सॉरी, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ आराम शाह, आराम शाह कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे। और बहराम शाह, फिर केकवाबाद। तो ये सब के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा गुलाम वंश में किन का क्वेश्चन आता है, किन से चर्चा ज़्यादा रहता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, बलबन, ये सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। जैसा कि गुलाम वंश पहला वंश है, तो गुलाम वंश के बारे में आप लोग जाना 1206 से 1290 की ईस्वी में। दूसरा गुलाम के बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का कार्यकाल कितना है, तो खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो 1290 से 1320, यहाँ से आपको खिलजी वंश देखने को मिलेगा। खिलजी वंश में आपको क्या क्या, तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी का नाम आप लोग को याद आ रहा होगा कि जलालुद्दीन खिलजी।
तो इसका चर्चा चलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को जलालुद्दीन खिलजी की तो बात होएगी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो सबको जानकारी होगी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आप लोग को पता होगा मुबारक शाह खिलजी, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बताऊंगी। तो ये सारे नाम आप लोग को याद कर लेना है। तो जैसा कि मैंने आज का चैप्टर स्टार्ट किया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश याद करना है। कौन कौन सा वंश, जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से सबसे ज़्यादा वंश और कार्यकाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वंश है जीके टीएसएल, इससे आप याद कर सकते हो। अब ये जीके टीएसएल क्या है, तो जी से हो जाएगा गुलाम वंश, के से हो जाएगा, जैसा कि गुलाम वंश यहाँ पे देख रहे हो, के से यदि आप लोग को दिक्कत होता है तो ऐसे याद कर सकते हो खिलजी वंश। टी से हो जाएगा तुगलक वंश, जो कि अभी मैं बताऊंगी। वहीं एस, एस से सैयद वंश, एल से लोदी वंश। तो आई होप सो आपको वंश का नाम तो यहाँ पे पता चल गया होगा। तो पहला तो मैंने गुलाम वंश खिलजी वंश क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे गुलाम वंश का कार्यकाल कितना से कहाँ तक था। तो वंश और कार्यकाल तो आपको पूछे ही जाते हैं। तो 1206 से 1290 मतलब कि पूरे 84 साल गुलाम वंश, 84 वर्ष तक। वही खिलजी वंश 1290 से 1320 मतलब कि पूरे 30 ईयर, 30 वर्ष तक खिलजी वंश रहा। तो यहाँ तक गुलाम वंश खिलजी वंश आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं तुगलक वंश, कि तुगलक वंश में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, किन टॉपिक पे चर्चा चलेगा। तीसरा आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगी। तुगलक वंश में भी आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सबका रिलेशन भी बताऊंगी, सब में रिलेशन क्या है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने को मिलेगा। तो जी के टी तक तो हो गया। अब एस की बारी आती है। तो एस में कौन सा वंश आ जाएगा, चौथा में सैयद वंश। सैयद वंश में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। सैयद वंश का कार्यकाल सबसे पहले तो 1414 से 1451। तो ये सारी चीज आप लिख लेना, क्योंकि ये सारे कार्यकाल भी पूछे जाते हैं। 14 से 14 के बीच 1451 तक आपको किसके बारे में जानने को मिलेगा, खिज्र वंश और आराम शाह। आलम शाह। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वंश लोदी वंश। लोदी वंश का कार्यकाल जैसा कि मैंने बताया कि 1206 से 1526, तो 1451 तक हो चुका है। तो 1451 से लेके 1526 तक लोदी वंश में आपको कौन कौन से लोदी वंश में आपको जानने को मिलेगा। तो इनमें 3 है जो कि सबको पता होगा। कौन कौन है,
तो आप लोग बता सकते हो कमेंट करके। तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये सब चीज़ के सबके बारे में अलग अलग वीडियो मैं बनाकर आप लोग को बताऊंगी, सबका रिलेशन बताऊंगी, कौन से में किनका किन से रिलेशन है। तुगलक वंश में कौन से वंश की बात आता है, फिर तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है। तो ये सब आपको कर्मानुसार में सजाने के लिए एग्जाम में आएगा, साथ साथ इसके ईस्वी पूछे जाएंगे। तो इतना आप लोग को जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी तक बताया, तो यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। तो इसको एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो चुका है, तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले वंश और कार्यकाल ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबका कार्यकाल कितना वर्ष था, ये भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा किसका कार्यकाल था, सबसे कम किसका कार्यकाल था। तो आपको ईस्वी में ही पता चल गया होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने जाना जीके TSL। गुलाम वंश, यहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। गुलाम वंश 1206 से 1290, मतलब कि पूरा टोटल कितने 84 वर्ष। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी के बाद आया के से हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 यहाँ खत्म हुआ, तो 1290 से 1320, टोटल कितने ईयर हो गए, तो 30। खिलजी के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल कितना 1320 में खत्म हुआ, तो 1320 से 1414। तो ये आराम से ही याद हो जाएंगे यदि आप कर्मानुसार याद करोगे तो। इनके कार्यकाल कितने हुए, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का कार्यकाल हुआ था। तो 1320 से 1420 मतलब 94 वर्ष। तो ये आपको बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हो। तुगलक के बाद आ जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से खत्म हुआ, तो 1414 से लेके 1451 तक। तो ये कितने साल तक हो जाएगा 37 वर्ष। फिर वही सबसे लास्ट लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल सबसे लास्ट में आपको ऐसे भी याद हो जाएगा 1451 से 1526, जो कि पूरे कितने 75 साल। तो यहाँ पे बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा कौन से वंश का कार्यकाल रहा। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल कौन से वंश का रहा, तो तुगलक वंश का। कौन से वंश का, तुगलक वंश का। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि सबसे कम बोलेगा कि कब सबसे कम कौन से वंश का रहा, तो खिलजी वंश। कौन से वंश सबसे कम और सबसे ज़्यादा अधिकतम। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो चुके हैं। सबसे पहले वंश का नाम, फिर ईस्वी का नाम, फिर सबसे ज़्यादा कौन है, कम कौन है, फिर कर्मानुसार। तो अब गुलाम वंश पहला आप लोग का टॉपिक चलेगा, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में। फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसमें क्या क्या पढ़ना ये सारी चीज़ मैंने बता रखा है। तो अभी के आप लोग पढ़ोगे गुलाम वंश के बारे में। तो चलो, इतना आप लोग जान चुके हो दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश से पहला चीज जानोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे कौन सा वंश बोला जाता है, मामलुक वंश। तो सबसे पहले आज चर्चा किसका होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के बाद आया वो किन से लिए गए। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी, सब चीज़ डिटेल में लिखवा कर। गुलाम वंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक वाला पार्ट आएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कि मैंने बताया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वो हर एक पॉइंट यहाँ पे मैंने डालने की कोशिश की है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पे यदि कुतुबुद्दीन ऐबक वाला ये सारे नोट्स पढ़ लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो तो आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जो कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ डाल रखा है। तो चलो चलते कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि सबसे पहले गुलाम वंश में किसकी चर्चा होगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने बता रखा था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डाला है। तो जैसा कि 1193 से 1200 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के अंदर शासन किया था। तो 1193 से लेकर 1200 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक किसके अंडर में काम किए थे, तो मोहम्मद गौरी के अंडर में काम किए थे, अंदर शासन किया था। सारे फैसले मोहम्मद गौरी लेता था, सिर्फ वो कुतुबुद्दीन ऐबक काम करते थे, लेकिन वो सारे फैसले कौन लेते थे, तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था, इसलिए उन्हें मोहम्मद गौरी का गुलाम बोला जाता है। तो यह गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यहाँ पे सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट करके बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने बताया था, मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी जाती है, 15 मार्च 1206 ईस्वी में। तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है, जो किसी खोखर के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, तो खोखर के द्वारा कर दिया जाता है। यह लाहौर का शासक था। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक का पार्ट आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर में बनाया था। वही वह लाहौर का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का शासक था और वो अपनी राजधानी भी लाहौर में बनाई थी। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। अब लाख बख्श क्या होता है, तो लाखों का दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और कुरान खां के भी नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ज़्यादातर कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, क्या इल्तुतमिश को कहा जाता है या कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। वहीं कुरान खां की भी उपाधि किसने दिया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके साथ साथ इसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही शासन किया था। ये पहला शासक था जिन्होंने शासन किया था बिना सुल्तान की उपाधि। जैसा कि आप लोग को पता है कि सुल्तान की उपाधि खलीफाओं से लिया जाता है, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इन्होंने बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए हुए कुतुबुद्दीन शासक किए थे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया था। तो किसने, तो यहाँ पे आपको जो मस्जिद का नाम है वो आराम से पता चल गया होगा कि इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये भारत का पहला मस्जिद था, जो कुव्वत उल इस्लाम था वो भारत का पहला मस्जिद था जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये हर एक छोटे से छोटे पॉइंट मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की कि आपके आने वाले एग्जाम में यदि आप इस वीडियो को देख कर जाते हो तो कोई भी यहाँ से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत, नेक्स्ट पॉइंट में, और हर एक पॉइंट बाय पॉइंट करके मैंने डाला है कि कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं, कि आपको हर एक पॉइंट में समझ में आए, मतलब कि इसके बाद कौन सी घटना हुई थी, तो वो सारे अच्छे से मैंने यहाँ पे डाला है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार, जो कि बख्तियार काकी, जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो ध्वस्त करवाए थे, नष्ट करवाए थे, तो उनके सम्मान में 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। तो कुतुब मीनार की नींव डालने की बात आएगी तो कौन किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यदि पूछा जाएगा कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वही उसको पूरा कौन किया था, तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा के बारे में पूछा जाएगा कौन था, तो आराम शाह था। तो आराम शाह के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो मात्र 8 महीने तक अपने शासन किए थे। तो उनकी भी हत्या इल्तुतमिश कर देता है, तो वो आगे वाले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आज की वीडियो में आपको बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने को मिल रहा है। तो जिसे इसके दामाद
इल्तुतमिश ने पूरा किया था। किसे पूरा किया था? तो कुतुब मीनार को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब की हो जाती है? तो 1210 ईस्वी में। कहाँ पे होती है? तो लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान मतलब कि पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है और कब होती है? तो 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे, जैसा कि मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन से अधिकारी बनता है, कौन शासन करता है? तो आराम शाह। लेकिन वह मात्र 8 महीने तक करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं उसके बहनोई मतलब कि इल्तुतमिश ने। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपको इल्तुतमिश देखने को मिलेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह से उसके बहनोई इल्तुतमिश ने शासन छीन लिया और उसकी हत्या कर दी। तो ऐसा ही होता है मध्यकालीन में, देखोगे उसके बेटे को उसने मारा, फिर वो शासन किया। तो वो सारे रिलेशन के माध्यम से आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो क्या क्या मेन पॉइंट जाना, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो वो गजनी के, मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था। इसके साथ साथ आपको कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे याद करना है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ लेकर गए थे, कहाँ अपनी राजधानी बनाए थे? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन से नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श। वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। वहीं उनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1210 ईस्वी में, लाहौर में पोलो खेलते समय। फिर वहीं आपको कुव्वत उल इस्लाम, पहला मस्जिद कौन बनाए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इतना सारा पॉइंट मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की हूँ। यदि इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आएगा तो मैं उस टाइप को आपको बताती हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा कब से की जाती है? तो 1206 से लेके 1210, जो कि गुलाम वंश का पहला शासन, पहला वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपने अभी तक क्या क्या जाना कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे कौन कौन सा, सबसे पहले लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। इसके साथ साथ कुरान खां। ये सारे आप पॉइंट याद करोगे तो आपको इजी वे में याद भी हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले ये भी, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम क्या है? तो मस्जिद है, पहला मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। फिर इसके साथ साथ 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके साथ साथ कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी। लेकिन क्वेश्चन में आपको देख लेना, कुतुब मीनार की पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। नींव की बात बोला जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला था। वहीं इनकी मृत्यु कैसे हो जाती? तो 1210 में, पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय, घोड़ा से गिरकर। तो इतना सारा पॉइंट याद करोगे तो आपको ऐसे ही पूरा पता चल जाएगा। यदि इनका ये बोला जाए कि ये कहाँ से आए थे, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इनके बेटे का नाम पूछा जाए तो आराम शाह, जो इनके बाद उत्तराधिकारी बने थे। यदि इनके दामाद जो कि इल्तुतमिश कौन थे? तो इनके दामाद। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इल्तुतमिश के बारे में ही ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, जो कि कुतुब मीनार जो का नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। तो ये वीडियो आपको आई होप सो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में गुलाम वंश के दूसरे शासक जो कि इल्तुतमिश के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।